हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कम्प्लीटली देख लिए थे। आज के क्लास में हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो देखिए हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक। इस बॉडी पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये बॉडी क्या करना चाहेगा? डिफॉर्म होना चाहेगा। तो बॉडी डिफॉर्म होना चाहेगा, बट ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस बॉडी के अंदर इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है जो इस एक्सटर्नल फोर्स को रोक रहा है, ठीक। तो जब तक हम बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और ये बॉडी डिफॉर्म नहीं होना चाहता है, तब तक हमारा इस बॉडी पे क्या हो रहा है? स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। यदि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, इस पर हम ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ये कॉम्पैक्ट होना चाहेगा, बट ये कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक। यदि हमारा एक बॉडी है और इस पर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सटेंड होना चाह रहा है, लेकिन ये बॉडी एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस हमारा डेवलप हो रहा है जो इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होगा और इसे काउंटर बैलेंस कर रहा है और इस बॉडी को डिफॉर्म नहीं होने दे रहा है। तो जब तक बॉडी डिफॉर्म नहीं होता है तब तक हमारा इस पर स्ट्रेस डेवलप होगा। यदि जैसे ये बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा तो स्ट्रेस क्या होगा? जीरो, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा ब्रेक कर जाएगा, इस एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रेस क्या होगा? जीरो हो जाएगा। देखिए हमारे पास बॉडी एक, मान लेते हैं कि हमारा एक बॉडी है इस तरह से। इस बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं? पी लोड लगा रहे हैं। यहाँ पर हम दोनों साइड में पी लोड लगा रहे हैं। पी लोड से क्या करें? इस बॉडी को खींच रहे हैं। तो अब इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं। तो हमारा जितना भी बॉडी है वो किस पार्ट से बना हुआ? मोलिकुलर पार्टिकल से बना हुआ। तो ये हम दो पार्ट में से ब्रेक किए तो हमें इस तरह से बॉडी दिखेगा। यहाँ पर हम पी लोड लगा रहे हैं और इस पर पी लोड लगा रहे हैं। तो इस पी लोड के कारण हमारा इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और इंटरनल स्ट्रेस जो है किसे रोक रहा है? इस एक्सटर्नल फोर्स को। तो एक्सटर्नल फोर्स को रोक रहा है, मीन कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा और यदि सेम लग रहा है तभी तो इस हमारा एक्सटर्नल लोड को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो इंटरनल फोर्स जो है ये पूरी बॉडी पर हमारा क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा होगा और ये पूरे बॉडी पर हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो हर एक मॉलिक्यूल पर एक डिफरेंट हमारा क्या हो रहा है? फोर्स डेवलप हो रहेगा, ठीक। यहाँ पर लोड लगा रहे हैं तो इस लोड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा हर एक मॉलिक्यूल पर क्या हो रहा है? एक फोर्स डेवलप हो रहा है, इंटरनल फोर्स, जो क्या कर रहा है? इस एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, रोक के रख रहा है। तो यहाँ पर हमारा यदि एक मॉलिक्यूल का हम फोर्स देखते हैं तो सभी का मॉलिक्यूल का साइज अलग अलग होगा, तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग फोर्स हमारा डेवलप हो रहा होगा। तो हम टोटल को एक साथ मिला देते हैं तो हमारा क्या मिलेगा? इंटरनल फोर्स मिलेगा, टोटल इंटरनल फोर्स। और ये टोटल इंटरनल फोर्स किसके बराबर होगा? तो इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि इसे ही हमारा वो रेजिस्ट कर रहा है, इसको ये रोक के रख रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है? तो डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो रहा है। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे रेजिस्ट कर रहा है? तो इस एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट कर रहा है। ओके, तो जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होता है, इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, ये हर एक पॉइंट पर अलग अलग है। इसे हम टोटल एक साथ मिलाएं तो हमारा टोटल इंटरनल फोर्स मिला। यदि हम किसी एक पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हम डिवाइड करेंगे। तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वही उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को यदि डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज, देखिए स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेस को डिफाइन करना होगा तो सिंपली आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या? इंटरनल फोर्स, ओके, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये इंटरनल फोर्स, इसे हम यदि बाय फार्मूला रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इंटरनल फोर्स हमारा क्या है? टोटल इंटरनल फोर्स को मिलाते हैं तो एफ के बराबर मिलेगा। तो हमारा एफ बाय ए क्या हो गया? आपका एरिया होगा।
अब देखिए इंटरनल फोर्स किसे रजिस्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स को, तो एक्सटर्नल लोड को रजिस्ट कर रहा, तो एक्सटर्नल लोड के बराबर अब क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या लिख सकते हैं, P/AB से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो सिग्मा इक्वल टू F/A या P/A दोनों आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये P क्या है, एक्सटर्नल लोड है, और ये A क्या है, एरिया हो गया। अब यूनिट का बात करेंगे तो हम लोड को किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से, और एरिया को मीटर स्क्वायर से। तो सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। या फिर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर एरिया को mm स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पर सिग्मा को पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेन आपका यूनिट ये हो गया। अब हम स्ट्रेस का यूनिट कन्वर्जन देखते हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट हमारा कन्वर्जन है उसे हम देखते हैं। देखिए हमारे पास 1 माइक्रोमीटर है, क्या 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रो को हम लिखते हैं 10⁻⁶। तो 1 माइक्रो मीन्स है 10⁻⁶, ये मीटर है तो सेम मीटर ही लिखेंगे। 1 मिलीमीटर, मिली का वैल्यू जो लिखते हैं वो 10⁻³ लिखते हैं, 10⁻³ और मीटर ही यहाँ पर सेम मीटर लिखेंगे। 1 किलोमीटर, ये किलो का वैल्यू जो लिखते हैं वो 10⁻³ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा 10⁻³ मीटर। 1 मेगा मीटर, देखिए मेगा को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 मेगा मीटर को यदि रिप्रेजेंट करना होगा तो मेगा का वैल्यू 10⁶ होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा 10⁶ मीटर। वही 1 गीगा मीटर होगा, तो गीगा का वैल्यू होता है 10⁹, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 10⁹ मीटर। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा, इससे हम यूनिट कन्वर्जन में हमारा हेल्पफुल होगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 मेगा पास्कल, यदि हमारे पास 1 मेगा पास्कल दिया हो और इससे हमें न्यूटन पर m स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, इसे कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, देखिए 1 मेगा का वैल्यू कितना होता है 10⁶, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁶, और पास्कल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को mm में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 मीटर इक्वल टू होता है आपका 10⁻³ mm। देखिए यहाँ पर क्या 10⁻³ मीटर है, इस मीटर को 1 मीटर चाहते हैं, तो इस साइड लाइएगा तो 10⁻³ हमारा डाउनवर्ड में आ जाएगा, ठीक। तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ mm होगा, मिलीमीटर होगा। इसे हम यहाँ पे स्क्वायर में चाहिए, तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कीजिएगा तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 10⁶ mm स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के प्लेस पर 10⁶ mm स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 10⁶ न्यूटन डिवाइड बाय 10⁶ mm स्क्वायर। इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यदि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब यूज करेंगे, ठीक। यदि यहाँ पर 1 गीगा पास्कल रहता और उसे हमें न्यूटन पर m स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, 1 गीगा पास्कल, देखिए 1 गीगा, गीगा का वैल्यू कितना है 10⁹ है, तो गीगा का जगह लिख सकते हैं 10⁹। पास्कल को क्या लिखते हैं, न्यूटन पर m स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। हम पास्कल को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे mm स्क्वायर में, तो क्या लिखेंगे 10⁹ न्यूटन, और मीटर स्क्वायर को अभी कन्वर्ट किए थे mm में, तो क्या लिखे थे 10⁶ mm स्क्वायर। इसे कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा 3, तो यह आपका वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। तो 1 गीगा पास्कल का वैल्यू कितना हो गया आपका, 1 गीगा पास्कल का वैल्यू हो गया 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके।
या फिर यदि 10⁻³ को लिखना चाहेंगे तो हमारा 10⁻³ को क्या बोलते हैं, किलो, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर mm²। तो आप 1 गीगापास्कल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर mm² से। ये तो हमारा यूनिट कन्वर्जन हो गया स्ट्रेस का। ठीक, यदि हम अब स्ट्रेस का टाइप देखते हैं कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रेस को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा शियर स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहेंगे, तो देखिए कोई भी हमारा बॉडी है, ठीक, ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी पर यह हमारा क्या पूरी तरह बॉडी है, इस बॉडी पर हम क्या करें, नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, नॉर्मली एक्ट करेगा। तो जब आप नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं और हमारा स्ट्रेस नॉर्मल क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल एक्ट करेगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस का किसे कब बोलेंगे, जब हमारा नॉर्मल लगेगा क्रॉस सेक्शन पे। ठीक, तो एक्ट ये क्या कर रहा है, नॉर्मल हमारा लग रहा है किस पर, इस बॉडी पर। तो जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर नॉर्मल हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक, तो ये हमारा कैसे एक्ट करेगा, नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर नॉर्मली एक्ट करेगा तो उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। शियर स्ट्रेस किसे कहेंगे, तो देखिए शियर स्ट्रेस हम कहना होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई दो बॉडी है, ठीक, ये हमारा एक बॉडी है और एक हमारा एक बॉडी है, इस पे क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमारा बॉडी पर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक, तो यदि हमारा लोड इस साइड से लग रहा है तो हमारा स्ट्रेस क्या होगा, हमारा स्ट्रेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से हमारा क्या होगा, लगेगा इस बॉडी पर। और यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके कारण हमारा बॉडी पे क्या होगा, इस तरह से हमारा ये स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये स्ट्रेस हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन में कैसा लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है। कैसा लग रहा है, टेंजेंशियली। तो जब हमारा टेंजेंशियली लगेगा एरिया, हमारा जब भी स्ट्रेस डेवलप होगा इस क्रॉस से हमारा बॉडी के टेंजेंशियली, तब इस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, इस स्ट्रेस को बोलेंगे शियर स्ट्रेस। क्या बोलेंगे हम, शियर स्ट्रेस। और इस शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टो से। तो शियर स्ट्रेस कब लगेगा, जब हमारा स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी के टेंजेंशियली। ठीक, तो बॉडी के टेंजेंशियली हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डेवलप होगा तो हमें उससे क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। यहाँ पर ये एक्ट करेगा टेंजेंशियल एट क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर टेंजेंशियली जब हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसे क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस कहेंगे। और शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टो से। नॉर्मल स्ट्रेस को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट किसे कहेंगे, तो जब आप डायरेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई बॉडी है और इस पर हम डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके कारण हमारा डायरेक्ट क्या होगा, स्ट्रेस मिलेगा। तो ये जो डायरेक्ट स्ट्रेस मिलेगा हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस सेम जैसे बताया वो हमारा डायरेक्ट हो गया, बट हमारा इनडायरेक्ट में क्या होगा, जब बॉडी पर हम कोई भी नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये हमारा बॉडी है और इस बॉडी पर क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक बॉडी है, इस पर हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई किए, ये हमारा बीम है और ये बीम हमारा दोस्तों सपोर्ट है। तो जैसे ये नॉर्मल फोर्स हम लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगा, बेंड करेगा। इस तरह से ये बॉडी क्या किया, बेंड कर दिया। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस हम इसे बीच में मानते हैं, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पोर्शन में हमारा क्या हो रहा है, बॉडी कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पर बॉडी क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। और ये हमारा जो निचला पोर्शन है, ये डाउनवर्ड पोर्शन, ये बॉडी क्या हो रहा है, एक्सटेंड करना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमारा दो अलग अलग हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अपर साइड में कंप्रेसिव स्ट्रेस और डाउनवर्ड साइड में टेंजाइल स्ट्रेस हमारा डेवलप हो रहा है।
ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये लोड के कारण ये बॉडी बैंड कर रहा, और बैंड करने के बाद हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन अप्लाई करते हैं, बेंडिंग इक्वेशन। हम आगे जब नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो बेंडिंग इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू ई बाई आर। एम जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है बेंडिंग मोमेंट को। यहाँ से लोड लगाएंगे जिस पर हमारा क्या होगा, एक मोमेंट भी डेवलप होगा। तो हमारा एम क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट। आई जो हो गया इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वाई जो है वो हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। ओके। ई जो है यह हमारा यंग मॉडुलस या इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे। तो स्ट्रेस इक्वल टू निकालिएगा तो वाई को इस साइड लीजिएगा, तो एम इंटू वाई डिवाइड बाई आई। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेस जो है वो मोमेंट ऑफ, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों का इफेक्ट से हमारा क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर तो लोड लगा है नॉर्मल, बट हमारा जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो इनडायरेक्ट से हमारा स्ट्रेस डेवलप हुआ। तो इसी कारण नॉर्मल स्ट्रेस को दो पार्ट में बांटे, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसे बोलेंगे, इस स्ट्रेस को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट स्ट्रेस जो निकलेगा वो हमारा स्ट्रेस किसके बराबर होगा, सिग्मा इक्वल टू एम वाई बाई आई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम शियर स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। शियर स्ट्रेस में हम अभी देखें कि डायरेक्ट हमारा क्या होगा कि हम जब कोई भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई किए और हमारा उस फोर्स के कारण हमारा जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो हमारा टेंजेंशियली हमारा डेवलप हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो उसे हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोलेंगे। बट इनडायरेक्ट किसे कहेंगे, तो इनडायरेक्ट के लिए देखिए हमारे पास क्या है, कोई एक बॉडी ले लेते हैं, ये हमारा फिक्स्ड बॉडी है। ओके। और इस फिक्स्ड बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, ठीक, मतलब इसे ट्विस्ट कर रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं। तो रोटेट करना चाहेंगे तो हमारा इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा। तो इसके कारण हमारा क्या होगा, इस बॉडी पर एक हमारा टेंजेंशियली स्ट्रेस डेवलप होगा इस तरह से, ठीक। इसे हम बोलते हैं टो। यहाँ हमारा टेंजेंशियली स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ एंगल फाई बनेगा, और इसे यदि रिप्रेजेंट कीजिएगा तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा थीटा, ठीक। तो यहाँ पर टॉर्क लगाने का हमारा क्या हो रहा है, एक इनडायरेक्ट रूप से हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, टॉर्क इक्वेशन यूज करते हैं। इसे भी हम आगे क्लास में डिटेल में देखेंगे, अभी फिलहाल हम सिर्फ इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टी बाई जे इक्वल टू टो बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब देखिए हमारा टी क्या है, तो टी जो है ये टॉर्क है, ठीक, जो हम इस पे लगा रहे हैं। ये जे हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये टो जो है वो शियर स्ट्रेस है। ये आर जो है ये देखिए यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, यह हमारा इस क्रॉस सेक्शन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जी जो हो गया आपका, इसे हम शियर मॉडुलस बोलते हैं। थीटा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है, और एल क्या है, ये बीम का लेंथ है। ओके। तो यहाँ से आप शियर स्ट्रेस निकालिएगा तो टो इक्वल टू आपको आ जाएगा टी इंटू आर डिवाइड बाई जे। इस तरह से यहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, वो इनडायरेक्ट रूप से हमारा डेवलप हो रहा है। इसी कारण से हम इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस को दो पार्ट में बांटते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके। अब देखते हैं हमारा स्ट्रेस का हम टाइप देख लिए। अब देख रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन किसे कहेंगे, देखिए हमारा स्ट्रेन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा बॉडी क्या करेगा, डिफॉर्म होना चाहेगा। तो यहाँ पर एक हमारा एक बॉडी है इस तरह से। अब इस पर हम क्या किए, एक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिए। अब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म कर जाएगा। तो बॉडी कितना डिफॉर्म किया, तो हमारा ओरिजिनल बॉडी हमारा लेंथ एल है, तो हमारा इससे इतना डेवलप कर जाएगा। ये हम ले लेते हैं डेल्टा L1। ओके। तो हमारा इस बॉडी में चेंजिंग कितना आया, तो डेल्टा L1 लेंथ का। तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ करते हैं, तो हमारा क्या मिलता है, अब हमारा स्ट्रेन के बराबर होता है। तो स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन को डिफाइन कीजिएगा। तो स्ट्रेन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ टू गिव द स्ट्रेन, ठीक। तो स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं
स्मॉल ई से, तो स्मॉल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ कितना है, किस है बॉडी का, कैपिटल एल। तो हमारा स्ट्रेन किसके बराबर मिलेगा, डेल्टा एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए इसका यूनिट का बात करते हैं, तो हमारा ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। दोनों यूनिट सेम है तो दोनों यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ओके, स्ट्रेन क्या हो जाता है, यूनिट लेस होता है। अब स्ट्रेस देख लिए, स्ट्रेन देख लिए, तो इस दोनों के बीच कोई ना कोई एक रिलेशनशिप होगा। एक हुक साहब थे जो हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच एक रिलेशनशिप बताए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है। तो स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर जो है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, और सेकेंड स्टेटमेंट है स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये इलास्टिक लिमिट क्या है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है। तो जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम माइल्ड स्टील का देखेंगे तो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से बनता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, तो वो पॉइंट हमारा क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस पॉइंट में मिलेगा। और इसके जस्ट आगे देखिएगा तो हमारा क्या मिलेगा, इलास्टिक लिमिट मिलेगा। तो हमारा जो यहाँ पर हम जो स्ट्रेन को जाता है और ये हमारा स्ट्रेस है, ठीक। वाई यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को, और वाई एक्सिस में स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच जब कर्व खींचिएगा तो हमारा एक पॉइंट मिलता है, इसे हम प्रोपोर्शनल पॉइंट बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट, ठीक। तो ये जो हमारा है यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस तक, ये हमारा विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। और इसके बाद देखिए हमारा ये जो पॉइंट है क्या है, इलास्टिक पॉइंट है। तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर हो गया, स्ट्रेस जो हो गया वो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया विद इन इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट तक हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा वो प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच कैसा रिलेशनशिप हो गया, तो डायरेक्टली रिलेशनशिप हो गया। यदि हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा एक सेम कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो यदि हम इसके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं तो हम कैसे इसका, देखिए यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। तो ये जब हम इस साइन को रिमूव करेंगे तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, ये हमारा स्ट्रेन हो गया। और ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्या हो गया आपका, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसे हम यंग मॉडुलस भी कहते हैं। तो कैपिटल ई क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब इसे कैपिटल ई को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा बाय ई। मीन दैट हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ई को लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेस टू गिव द, हमारा क्या दे रहा है, ई दे रहा है। और ये कैपिटल ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन। ओके, अब हम देखिए यहाँ पर हम सिग्मा को यदि ब्रेक करना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई ए लिख सकते हैं। हम अभी रिप्रेजेंट किए थे पी बाई ए के, यहाँ पे लिख सकते हैं पी बाई ए इक्वल्स टू कैपिटल ई, और ये हमारे क्या स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से हम दो फार्मूला निकाल सकते हैं। हम यहाँ से P के बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये डेल्टा L के बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे हम तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो एरिया इधर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं A इंटू ई डिवाइड बाई एल इंटू डेल्टा एल। और यदि हम इसे लिखना चाहेंगे डेल्टा एल फाइंड आउट करना होगा तो एल को इस साइड ले आएंगे और ए को इस साइड, तो डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, पी एल बाई ए।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसे और भी अरेंज करना चाहें तो हम डेल्टा एल इक्वल टू लिख सकते हैं एल बाई ए ई इंटू पी। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया। तो लोड हमारा क्या मिल रहा है, ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। देखिए ए जो होता है वो क्या होता है, तो ए हमारा जो है वो रिजिडिटी होता है, इसे हम एक्सियल रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल रिजिडिटी। और एक्सियल रिजिडिटी को जब हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है स्टिफनेस। तो ए बाई एल जो हो गया वो क्या हो गया, स्टिफनेस हो गया। स्टिफनेस मैंने जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बता रहे थे तो फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था स्टिफनेस के बारे में। तो ए स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या हो गया, ए बाई एल। तो जैसे देखिए ए हमारा क्या हो गया, स्टिफनेस हो गया ए बाई एल। स्टिफनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। और ये हमारा क्या लोड है, तो लोड को हम यहाँ पर लोड का जो यूनिट है न्यूटन है, लोड को हम फोर्स भी लिख सकते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा स्टिफनेस के हो गया और ये कितना है डेल्टा एल, तो चेंज इन लेंथ। तो फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू डेल्टा एल। ओके, ये हमारा क्या आ गया, स्टिफनेस इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स और यहाँ पर स्टिफनेस के बीच कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो वो हम डेल्टा एल को वैल्यू 1 मानते हैं, 1 डिफॉर्मेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स और स्टिफनेस क्या हो जाएगा, यूनिट 1 यूनिट डिफॉर्मेशन पे दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे जैसे आप स्टिफनेस को बढ़ाइएगा वैसे वैसे हमारा लोड लेने का कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये पी का वैल्यू भी हम इंक्रीज करेगा। और स्टिफनेस घटेगा तो हमारा लोड का कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दोनों हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह इस पर डिस्कस करते हैं। तो डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ है। हमारा चेंज इन लेंथ मीन्स कि डिफ्लेक्शन, हमारा बॉडी में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना लेंथ चेंज हो रहा है, वो डेल्टा एल को रिप्रेजेंट करता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी एल बाई ए। पी हो गया लोड, एल हो गया लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ए हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, और ई जो हो गया ये क्या हो गया, ये हमारा यंग मॉडुलस हो गया। ई जो हो गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसे बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको चेंज इन लेंथ हमारा एल बाई ए इंटू पी लिखे हैं। तो एल बाई ए क्या होता है, तो मैंने एक क्लास डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में कि जो हमारा स्टिफनेस होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है। मीन्स दैट हम स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का बीच रिलेशनशिप देख रहे हैं। स्टिफनेस किसके बराबर होता है, तो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्लेक्सिबिलिटी का। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारा स्टिफनेस का क्या है, जस्ट उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो हमारा ये क्या मिल रहा है आपको, ये दे रहा है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या दे रहा है वैल्यू, फ्लेक्सिबिलिटी का वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा हमारा जो चेंज इन लेंथ होगा, डिफॉर्मेशन होगा, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपका फोर्स निकालने के लिए स्टिफनेस इंटू डेल्टा एल हो गया, और हमारा डेल्टा एल इसका क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी इंटू लोड। अब हम बात करते हैं इलोंगेशन ऑफ लेंथ के बारे में कि यदि हमारा लेंथ हमारा कितना डिफॉर्म होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक हमारा क्या है, ये बॉडी है जो कि फिक्स्ड है, और इस पर हमारा लोड पी लग रहा है। ये पी लोड के कारण हमारा ये बॉडी कितना इलोंगेट होगा, कितना डिफ्लेक्शन इसमें आएगा, वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी रिलेशनशिप बताया था कि डेल्टा एल इक्वल टू लिखते हैं पी एल बाई ए ई। ठीक, ये मैंने डिस्कस किया, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। इससे हम क्या किए थे, फाइंड आउट किए थे। तो हमारा ये वैल्यू मिला था डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए ई। तो यहाँ पर हमारा लोड कितना लग रहा है, पी, और यहाँ हमारा लेंथ कितना है, एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और ई जो है दिया हुआ है। तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा, इलोंगेशन हमारा इस बार में कितना होगा, तो हम लिखेंगे पी एल बाई ए ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम P मान लेते हैं कि हमारा 100 न्यूटन लग रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा एक हम न्यूमेरिकल बनाते हैं जिसका हमारा P जो 100 न्यूटन लग रहा है, एरिया हो गया 100 mm²। E वैल्यू है वो 2 × 10⁵ मान लेते हैं, और L हम 2 मीटर मान लेते हैं। अब इस पर हमारा
सभी के सभी वैल्यू पता है, तो हमें पता करना है कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो डेल्टा एल इक्वल टू लिखिएगा पी, लोड कितना है 100 न्यूटन, हमारा टोटल लेंथ कितना है 2 मीटर। तो यहाँ पर आपको यूनिट सेम रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए mm स्क्वायर लग रहा है और इसका यूनिट भी कितना है न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो हम इसको मीटर को क्या कर देंगे mm में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 मीटर किस में हो जाएगा 2 × 10⁻³ mm। ओके, डिवाइड बाय, यहाँ पर डिवाइड करेंगे एरिया से। एरिया कितना है 100 mm स्क्वायर इंटू हमारा यंग मॉडुलस कितना है 2 × 10⁵। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपका 1/100। तो ये हमारा क्या वैल्यू मिल गया 0.01 mm। तो जब हमारा ये बॉडी है, इस बॉडी पर 100 न्यूटन लोड लग रहा है, तो इस लोड के कारण इसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा 0.01 mm हमारा डिफ्लेक्शन होगा। यदि हम मान लेते हैं कि यह हमारा डिफरेंट टाइप का लोड रहेगा और डिफरेंट टाइप का हमारा, यदि हमारा डिफरेंट टाइप का बॉडी रहेगा, डिफरेंट टाइप का लोड लगेगा, तो हम उसे कैसे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम कुछ और देखते हैं जिसे एनालिसिस करने के लिए देखेंगे कि यदि डिफरेंट बॉडी पर डिफरेंट लोड लगेगा तो उसे कैसे एनालिसिस करेंगे, उसमें कितना हमारा डिफ्लेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, एक बॉडी है, इस भी इसका हम लेंथ मान लेते हैं L1, इसका लेंथ L2, यह हमारा A1 है और इसका यंग मॉडुलस ये है, यहाँ पर A2 है और ये सेम हमारा सेम कंपोजिशन है। मान लेते हैं कि स्टील का ही बना है तो यंग मॉडुलस सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं इस पर एक लोड लगा दिए PC और इस पर एक लोड लगा ले रहे हैं PB। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, यहाँ पे लोड कितना लगा रहे हैं PB। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मानते हैं A2। ओके, तो अब इसके कारण, ये लोड के कारण हम चाहते हैं कितना टोटल इनोगेशन होगा, कितना इसमें टोटल डिफ्लेक्शन होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट है और हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड लोड लग रहा है, इसके कारण रिएक्शन डेवलप होगा। तो रिएक्शन कितना डेवलप होगा, तो हम रिएक्शन मान लेते हैं कि R डेवलप हो रहा है। तो इसे रजिस्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, R यहाँ पर डेवलप होगा, तब ये क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को होल्ड करेगा। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए हम सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये R हमारा क्या है डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसे रजिस्ट करने के लिए अपर डायरेक्शन में सेम हमारा R रिएक्शन आएगा। और ये B पॉइंट पर, ये था हमारा हो गया A to B पॉइंट, और इस B से C का बात करें तो B पॉइंट पर हमारा एक रिएक्शन, यहाँ पे क्या लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में PB। तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे लोड लगा देंगे PB। ओके, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा R, हम अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, R माइनस PB लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए C पॉइंट पे क्या लग रहा है PC लग रहा है, तो यहाँ पे C पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा PC। ओके, अब हम बात किए हैं कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन को होल्ड करता है, यदि स्टेबल होता है, तो हमारा क्या होता है इक्विलिब्रियम, हमारा इक्वेशन जो होता है समेशन साइन वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे साइन के साथ, तो हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R माइनस PB है, R माइनस PB, ये हमारा क्या हो गया अपर डायरेक्शन, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ तो निगेटिव लेंगे, तो माइनस PC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से PC इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो PC इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको R माइनस PB, R माइनस PB। तो देखिए यहाँ पे PC बराबर हमारा सेम इस हमारा लोड के बराबर हो गया, R माइनस PB के बराबर हो गया। ओके, अब हम R का वैल्यू निकालेंगे कि R का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए R यहाँ पर है क्या है, R इक्वल टू है माइनस PB माइनस PC इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या R माइनस PB माइनस PC इक्वल टू 0। तो यहाँ से R का वैल्यू निकालिएगा तो हमारा उस साइड जाएगा तो क्या मिल जाएगा PB प्लस PC। तो R का वैल्यू क्या हो गया PB प्लस PC, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे चेंज इन लेंथ निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट बॉडी है
और एक सेकेंड बॉडी है, तो हमारा इसके कारण भी चेंज इन लेंथ आएगा और इसके कारण भी हमारा चेंज इन लेंथ आएगा, दोनों का हमारा डिफ्लेक्शन होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हमारा टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एल इक्वल हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE। तो यहाँ पर हम इस बॉडी का करेंगे तो इस बॉडी पर हमारा कितना P आ रहा है, लोड R के बराबर आ रहा है, तो R हमारा कितना किसके बराबर है, PB प्लस PC के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PB प्लस PC। अब यहाँ पर देखिए इसका लेंथ कितना है, L1, तो यहाँ पे लिखिए L1 इंटू डिवाइड बाई A1 इंटू E। ओके, प्लस अब डेल्टा L2 निकालिएगा, तो डेल्टा L2 पे देखिए हमारा जो लोड लग रहा है किसके बराबर लग रहा है, PC के बराबर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PC इंटू L2 डिवाइडेड बाई A2 इंटू E। अब ये दोनों डिफ्लेक्शन को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। एक चीज और गौर की है, यहाँ पे देखिए हमारा PC डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक, और यहाँ पे PB भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो दोनों जो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा इस पर जो है ये दोनों का इफेक्ट दिख रहा है, इसका भी और इसका भी। तो जब भी आपका यदि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ये इस पर बॉडी पे क्या होगा, नीचे जितना भी फोर्स लग रहा है वो सभी को एल्जेब्रिक साइन के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसका इफेक्ट इस पर दिखेगा। और इस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, इस फोर्स का इफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, PB प्लस PC हो गया। मीन्स दैट कि यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए PB हमारा क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है, ये हमारा क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये PB भी क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो इस बॉडी पर हमारा जो है ये दोनों लोड के कारण हमारा इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन है, तो दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, टोटल लोड यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और इस पर देखिए इस पर हमारा इस लोड का नहीं इफेक्ट आएगा, सिर्फ इस लोड का इफेक्ट आएगा, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ PC लिखे हैं, ये हमारा क्या PC। तो ये समझे। अब इसी पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह का हमारा क्या है, एक बॉडी है, ये हमारा फर्स्ट बॉडी हो गया, सेकेंड बॉडी और ये थर्ड बॉडी। इस पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लोड लगा रहे हैं। ये हमारा A पॉइंट, B, C सेक्शन हो गया और ये D सेक्शन। इस पर हम मान लेते हैं ये हमारा PD लोड लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लोड लगा ले रहे हैं PC और इस पर हम लोड लगा लिए PB। हमारा इस तरह का लोड लग रहा है। अब हमें क्या करना है, चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है कि इस बॉडी के पर हमारा डिफरेंट लोड के कारण चेंज इन लेंथ कितना होगा, डिफॉर्मेशन कितना होगा। तो हम अभी बताएं कि हमारा इस बॉडी पर हमारे सभी लोड के कारण इफेक्ट दिखेगा। इस बॉडी पर जितना भी नीचे लोड लग रहा है तो सभी का क्या होगा, इफेक्ट दिखेगा। इसका हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। यहाँ पर इसके कारण और इसके कारण तीनों कारण आएगा। तो हम डेल्टा L1 ले रहे हैं, तो डेल्टा L1 हमारा इस बॉडी का ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाउनवर्ड को क्या कीजिएगा, पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारा PB क्या डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर PB आ जाएगा। अब ये देखिए क्या अपर डायरेक्शन में है, तो ये हमारा साइन चेंज हो गया। तो साइन चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो हम साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस PC। और फिर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन तो क्या बोलेंगे, प्लस PD। ओके, ये हमारा टोटल लोड हो गया इस बॉडी पर, ठीक। इसका भी इफेक्ट आएगा, इसका भी इफेक्ट आएगा, इसका भी इफेक्ट आएगा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गया और इसका इफेक्ट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस हो गया। तो टोटल लोड कितना हो गया, PB माइनस PC प्लस PD। ये कैसे लिखे समझे ना, ये जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर यदि लोड का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का ऐड कर दिया, डिफरेंट हमारा हुआ तो उसे माइनस कर दिए, ठीक। तो इस तरह से हमें इस बॉडी पर टोटल लोड मिल जाएगा ये तीनों के कारण। अब यहाँ पर हमारा लेंथ मान लेते हैं, इसका L1 लेंथ मान लीजिए, इसका L2 लेंथ, इसका L3। एरिया मान लेते हैं A1, इसका एरिया मानते हैं A2 और इसका एरिया मान लिए A3। और यंग मॉडुलस हमारा सबका सेम है।
ओके, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, हमारा ये लोड हो गया, अब इसका लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, L1 डिवाइड बाय A1 इंटू ई। ये तो डेल्टा L1 निकल गया इस बॉडी पर, इस बॉडी के कारण। अब डेल्टा L2 निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर ही निकलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, पीसी है और पीडी है। तो हमारा पीडी डाउनवर्ड को हम क्या किए, पॉजिटिव माने, और पीसी को हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये हमारा क्या पीडी है ना जी, तो यहाँ पर पीडी को पॉजिटिव मान लीजिए, माइनस पीसी। ओके, डिवाइड बाय यहाँ पर कितना है, L2, एक मिनट, इसे हम नीचे फ्रेश में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम डाउनवर्ड को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं। ये पीबी हमारा डाउनवर्ड था, ये पीसी हमारा अपर डायरेक्शन में, इसको नेगेटिव मान रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो ये दोनों इफेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पीडी माइनस पीसी। क्यों लिए, कि पीडी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो हम सब पॉजिटिव ले लिए, ऐसे हम नेगेटिव ले लिए। तो पीडी माइनस पीसी, और इसका लेंथ कितना है, L2, L2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड बाय A2 इंटू ई, प्लस अब हमारा थर्ड बॉडी पे देखेंगे, थर्ड बॉडी पे कितना होगा, तो यहाँ पर लोड कितना लग रहा है, पीडी, तो क्या लिखेंगे, पीडी। ओके, और यहाँ पर हमारा लेंथ कितना है, L3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड बाय A3 इंटू ई। तो इस तरह से तीनों का क्या किए, तीनों का लोड फाइंड आउट करके, और तीनों का हम क्या किए, चेंज इन लेंथ फाइंड आउट किए, और सभी को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल मिल जाएगा। यदि कोई भी डिफरेंट टाइप का आपको हमारा बॉडी रहेगा, डिफरेंट टाइप का लोड रहेगा, तो आप इजीली से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक हमारा एक पॉइंट पर हिंज सपोर्ट है और बी पॉइंट पर फ्री हिंज है, इस पर हमारा 500 न्यूटन लोड लग रहा है, और ये हमारा क्या स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग पर हमारा जो स्टिफनेस का वैल्यू दिया हुआ है वो 200 न्यूटन पर एम दिया हुआ है। तो हम इससे हमारा क्या फाइंड आउट करना है कि इस बी पॉइंट पर कितना टोटल रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले काम करेंगे कि इस स्प्रिंग को हम फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम बताए थे कि हमारा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन होता है, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है, के इंटू डेल्टा एल होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा के कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 200 न्यूटन पर एम दिया हुआ है, तो 200 हो गया। और डेल्टा एल किसके है, यहाँ पर कितना, सी पॉइंट है, सी पॉइंट का जितना डिफ्लेक्शन होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा सी के बराबर होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या मिल जाएगा, इस सी पॉइंट पर हमारा जो फोर्स होगा वो मिल जाएगा स्प्रिंग के कारण। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डेल्टा सी और डेल्टा बी फाइंड आउट करने के लिए एक रिलेशनशिप है, उसे आप याद रखिए कि देखिए जब भी हमारा हिंज सपोर्ट होगा तो हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं डिफ्लेक्शन के साथ। तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी का कारण टोटल डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो कितना मिलेगा, डेल्टा बी। एक पॉइंट सी है तो पॉइंट सी के कारण डिफ्लेक्शन मिलेगा कितना, डेल्टा सी। और हिंज सपोर्ट पर हमारा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ का हमारा जो लेंथ है 100 mm है, ये पॉइंट सी हो गया, और इस यहाँ का लेंथ कितना है 100 mm। ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया और ए पॉइंट। तो यहाँ से हम इस सिमिलर ट्रायंगल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा बी और डेल्टा सी के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम ये फर्स्ट ट्रायंगल ले रहे हैं तो क्या होगा, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200 mm, और ये डेल्टा बी। तो हम इस लेंथ को टोटल लेंथ से हम डिवाइड करेंगे सिमिलर ट्रायंगल में, तो हमारा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डेल्टा बी डिवाइड बाय 200 mm इक्वल टू, अब हमारा देखिए डेल्टा बी लिए है तो हम क्या लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल में, डेल्टा सी लिखेंगे। तो डेल्टा सी डिवाइड बाय, इस ट्रायंगल का लेंथ कितना 100 mm, तो हम लिखेंगे 100 mm। यहाँ से हम डेल्टा सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इससे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा सी इक्वल टू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, डेल्टा बी बाय 2। ओके, इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे एफसी में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 200 इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय
2। इसे कैंसिल कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 100 इंटू डेल्टा बी। ओके, अब देखिए हमारा एक पॉइंट पर क्या होता है, मोमेंट हमारा 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, मोमेंट एट अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए इस फोर्स के कारण हमारा इस पर मोमेंट आएगा, और यहाँ पर इस स्प्रिंग है तो इसको हम फोर्स में कन्वर्ट कर दिए तो हमारा कितना मिल रहा है फोर्स एफ सी। इसके कारण भी हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पर मोमेंट डेवलप होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 500। यदि हम एक पॉइंट पर मोमेंट निकालना चाहते हैं तो फोर्स हमारा कितना है 500, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 100 प्लस 100 200 mm इंटू 200। अब देखिए हम दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, तो ये हमारा फोर्स जब भी लगेगा तो अपर डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका क्या लेंगे नेगेटिव माइनस, यहाँ पर सी पॉइंट पर फोर्स कितना हो रहा है एफ सी, और यहाँ पर पेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 100। तो यहाँ से क्या करेंगे एफ सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक पॉइंट पर मोमेंट निकाल रहे थे तो हमारा मोमेंट क्या हो रहा था, इसके बाद 0 हो रहा था, तो यहाँ पे 0 लिखती है। अब इसे एफ सी फाइंड आउट कीजिएगा तो एफ सी इंटू 100 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 500 इंटू 200। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एफ सी इक्वल टू मिल गया 1000 न्यूटन। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स सी का वैल्यू मिल गया। अब देखिए फोर्स सी का हम एक और वैल्यू निकाले हुए हैं 100 इंटू डेल्टा बी। ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट कीजिएगा, हम यहाँ पर इक्वेट कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हम इक्वेट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100 डेल्टा बी। इसे रिमूव करके लिख दिया ट्रेस। हम क्या करें, दोनों हमारा सी पॉइंट पर जो फोर्स है उसे इक्वेट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा इस पर हमारा कितना वैल्यू मिल गया 1000 न्यूटन, और ये हमारा कितना है 100 डेल्टा बी। तो लिख सकते हैं 100 डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1000 न्यूटन। तो यहाँ से डेल्टा बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो 10 से ये कैंसिल होगा तो कितना मिल जाएगा 10, और ये हमारा किस में है एम में है, तो हमारा 10 mm मिलेगा। तो हमारा बी पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बी पॉइंट पर हमारा 10 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये समझे। सबसे पहले क्या करना है, इस लोड को स्ट्रेस वेरिएशन दिखाना है। कैसे, ट्रायंगल बनाकर दिखा दीजिएगा, और उस ट्रायंगल से हम डेल्टा बी और डेल्टा बी सी का भी रिलेशनशिप निकालेंगे, और इस स्प्रिंग पर हमारा क्या होगा फोर्स डेवलप होगा। उस फोर्स को फाइंड आउट करना है, और फिर हिंज सपोर्ट पर आपको मोमेंट निकालना है। हिंज सपोर्ट पर हम बताए हैं कि हिंज सपोर्ट पे मोमेंट क्या होता है 0 होता है। इसके बाद मोमेंट निकालिएगा तो 0 मिलेगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा, इस स्प्रिंग का फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो चेंज इन लेंथ हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि बी पॉइंट पर टोटल इलोंगेशन 10 mm हो रहा है, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है 10 mm। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दो क्या स्प्रिंग है, और ये हमारा हिंज सपोर्ट है। अब इसके कारण हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमारा ए बाई एफ बी, मतलब हमारा ए पॉइंट पर जितना फोर्स आ रहा है और बी पॉइंट पर जो फोर्स आ रहा है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, इसका रेशियो कितना होगा। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे जो हम बताए थे यहाँ पर कि डिफ्लेक्शन का क्या कीजिए डायग्राम बना लीजिए। इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर डी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएशन होता है वो लीनियरली होता है, इसे आप ट्रायंगल की तरह शो कीजिएगा। ओके, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब देखिए एक पॉइंट पर हमारा डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा डेल्टा ए। ठीक, ये बी पॉइंट के कारण डिफ्लेक्शन आएगा कितना आ जाएगा डेल्टा बी, और यहाँ पर हमारा सी पॉइंट के कारण ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए लेंथ कितना है, यहाँ से ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो यहाँ पर ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, और ये लेंथ हमारा ए हो गया। ओके, तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम डेल्टा ए और डेल्टा बी के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल यूज कीजिएगा तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ए डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारा ए से डी का कितना हो जाएगा 1 प्लस ए 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3a लिखेंगे। यहाँ पर अब b का लिखेंगे तो b, तो यहाँ पर डेल्टा बी
डिवाइड बाय, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ए प्लस ए, तो 2a हो गया। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा बी मिल जाएगा। यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 3/2। ये आपका एक रिलेशनशिप निकल गया। ओके, अब मैंने फोर्स यहाँ पे निकालना, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू स्टिफनेस इनटू हमारा चेंज इन लेंथ होता है, ये मैंने बताया था। तो ए निकालिएगा, तो ए पर हमारा कितना हो जाएगा, जो स्टिफनेस हमारा एक पॉइंट हो जाएगा के इंटू हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा ए। ओके, और हमारा ए बी का यदि निकालना होगा, बी पॉइंट पर हमारा फोर्स निकालना होगा, तो यहाँ पर जो स्टिफनेस होगा के बी इंटू डेल्टा बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो हम रेशियो कर देंगे, तो एफ ए डिवाइड बाय एफ बी। अब देखिए एफ ए है, तो के ए किसके बराबर है, तो के है 2 के बराबर। यहाँ पर ए पॉइंट है, इस ए पर हमारा जो स्टिफनेस है वो कितना है, 2 के है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के की जगह 2 के लिख दिए। और डेल्टा ए किसके बराबर है, तो डेल्टा ए अभी रहने देते हैं, डेल्टा ए डिवाइड बाय, हम के बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, के बी हमारा बी पॉइंट पे जो स्टिफनेस है वो के है, यहाँ पे लिखे के, और डेल्टा बी, और डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा बी हम कितना फाइंड आउट किए, 3/2। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं 2k डिवाइड बाय के इंटू, यहाँ पर हमारा देखिए डेल्टा ए बाई डेल्टा बी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2। अब ये के से के कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ ए बाई एफ बी का रेशियो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3। तो एफ ए बाई एफ बी का रेशियो, फोर्स का रेशियो कितना हो गया, 3। इसका राइट आंसर हो गया। तो यह जब भी आपका इस तरह का बीम रहेगा और हमारा स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा, तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। या तो आपका फोर्स का हमारा रेशियो पूछ देगा, या फिर स्टिफनेस का रेशियो पूछ सकता है, या फिर आपको हमारा ए पॉइंट या बी पॉइंट पर हमारा डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है। तो इस पर हमारा 3 टाइप का बन जाएगा, हम 2 टाइप का बता दिए। और सेम आपको स्टिफनेस का रेशियो पूछता है तो आप फोर्स का रेशियो निकालते हैं, यहाँ पर आप के का स्टिफनेस का रेशियो फाइंड आउट कर सकते थे। तो इस तरह से आप कोई भी यदि हमारा स्प्रिंग रहेगा तो आप इजीली उसे एनालिसिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।